महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद की उपाध्यक्ष, जो कि 4 बार से भी ज़्यादा विधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं, जेंडर इक्वालिटी और स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है और राजनीति में उनका अनुभव 3 दशक से भी ज़्यादा का है। हमारे साथ नीलम गोरे जी हैं। आपका MIT WPU में बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 साल हो रहे हैं MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को, हम सभी को पता है, और उसी के लिए आप आई हुई हैं। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि युवाओं का नेतृत्व में क्या रोल हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, कैसे देखती हैं आप इस पूरे कंसेप्ट को? आपको तो सब लोगों को पता है कि 2004-7 तक हिंदुस्तान का किस तरीके का नक्शा होगा, किस तरीके से काम रहेगा, इसके बारे में अपने पंतप्रधान जो है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बहुत कुछ उसमें योगदान दिया है और उसके बारे में बहुत काम भी चल रहा है। जहाँ तक युवाओं की बात हम करते हैं तो मैं खुद यूथ मूवमेंट से आई हूँ। जब मैं मेडिकल कॉलेज में मुंबई में पढ़ रही थी तब से मैं यूथ मूवमेंट में पहले काम किया, फिर बाद में आए। पूरे दुनिया को ऐसे लगता था, और जिसके बारे में सोक्रेटिस उन्होंने भी लिखा है कि युवाओं को कुछ समझता नहीं है, लेकिन युवाएं जो वर्ग है वही बाद में नेतृत्व करते हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक और मेरा जो निरीक्षण है उसके मुताबिक मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज का जो युवा है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही परिवर्तनकारी मुद्दों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसे कोई मॉडल्स या ऐसे कोई उदाहरण नहीं है जिसके मुताबिक उसको जनरलाइजेशन करे या उससे वो और काम कर पाए। खास करके डिजिटलाइजेशन है, मीडिया है, और सब फिक्शन है, लिटरेचर है इसमें, और आप सबसे अहम क्रीड़ा क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि कितने युवा वर्ग मेडल्स ले रहे हैं। जेंडर जो इंडेक्स कहते हैं, एजुकेशन इंडेक्स, उसके में भी लड़कियां आगे आ रही हैं। 0.001 से सिर्फ उसमें डिफरेंस है महाराष्ट्र में पुरुष और महिलाओं में। तो ये सब परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जो हिंसाचार या दबंग प्रवृत्ति जो है वो भी कुछ युवा में जुड़ी है, क्योंकि समाज में उसी तरीके से उनको आदर्श दिखाई देता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि युवा वर्ग जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, घटना के मुताबिक समता, बंधुता और समानता के साथ साथ एक लोकशाही मूल्यों का भी संवर्धन करें। जैसे एक और आपने कहा कि हिंसक प्रवृत्ति भी युवाओं में दिखाई देती है। हम कहते हैं यूजुअली कि गर्म खून होता है यंग बच्चों का, तो यही इस संस्थान में हमेशा ये सोच रही है कि प्रशिक्षित युवा नेतृत्व। तो मित्सॉक का कंसेप्ट वही रहा है जो 2005 में शुरू हुआ। आपका भी काफ़ी समर्थन और सपोर्ट रहा है इस इंस्टीट्यूट को, इस मूवमेंट को। तो आप कैसे देखती हैं इस मूवमेंट को, इसका इंडियन डेमोक्रेसी में क्या योगदान हो सकता है अगर सच्ची में एक युवा प्रशिक्षित लीडरशिप पॉलिटिक्स में आती है इंडियन राजनीति में? देखिए, मैं सोचती हूँ कि उसको पूरा जो आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है या उसका पूरा जो संदर्भ है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जुड़ा है। मतलब कि शाश्वत विकास उद्दिष्ट। हम अगर एक जगह पे बहुत ज़रूरी होता है तो रास्ता बनाने के लिए क्या दूसरे विकास कामों के लिए पेड़ों को हटाना मजबूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी जितने पेड़ हम काटते हैं, क्या हम उतने पेड़ लगाते हैं, उतने वृक्ष लगाते हैं? उससे लेकर पानी को फिर बार बार इस्तेमाल करना हो, उसी के साथ साथ सौर ऊर्जा का विषय हो। हमें तो ये लगता है कि हम बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ में युवाएं के जो मुद्दे हैं, तो पानी का मुद्दा है या खाद्य पदार्थ में जो मिलावट होती है वो मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दों की जानकारी होकर अगर रवैया, उनकी दृष्टि बदल जाएगी तो ही आम लोगों को उनके शिक्षा का फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा मतलब दुनिया के तरफ देखने का रवैया और उसको अमल में लाने की इच्छा शक्ति, ये दोनों तैयार करने के लिए इसके साथ साथ राजनीति और परिवर्तनकारी शक्तियाँ, संगठना, इनकी बातचीत होना ज़रूरी है। मैं MIT WPU को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 20 साल में उन्होंने वीमेन पार्लियामेंट है या बहुत कुछ काम यहाँ पे जो हुआ उसमें संसद से जुड़े हुए जो अनुभव है उनको समृद्ध करने के साथ में पहली बार हिंदुस्तान में एक सब सांसदों का सम्मेलन लिया, NLC भारत, जिसमें हम भी शामिल थे और हमें भी बहुत रोल था। महिलाओं का
जो महिला विधायक आए थे उनका भी एक हमने वहाँ राउंड टेबल किया था, जी। जिसमें करीबन 127 महिलाएं आई थी। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में मेरे जानकारी के मुताबिक 350 महिला एमएलए एमएलसीज है, जी। तो इसके साथ में काम करने के लिए भी बहुत भविष्य है ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए 20 साल होने के लिए तो मैं ज़रूर बधाई दूंगी। लेकिन आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम खुश हैं इस बात के कि नरेंद्र मोदी साहब ने 1/3 आरक्षण संसद और विधानसभा में दिया है। तो उसके लिए अभी महिला छात्राओं को तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसीलिए जो महिलाएं अभी तक लड़ चुकी है या आ चुकी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी महिला रिप्रेजेंटेटिव आदर्श हैं। कुछ तो है वो सेम एजेंडा लेती है कि जो अलग अलग तरीके का हिंसाकारी या पुरुष प्रधानता का एजेंडा होता है, जातीयवाद का। हमें समानता, समता और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके काम करने वाली महिलाएं चाहिए प्रतिनिधि, और इसके लिए भी MIT WPU काम करेगी तो अच्छा रहेगा। जी, आपने बहुत ही सुंदर एक बात की कि प्रशिक्षण यानी कि दुनिया को देखने का नज़रिया, इसी के चलते आपने NLC भारत का भी जिक्र किया। उसी के बारे में आपसे पूछना चाहती थी कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, देश में पहली बार हुआ है आज़ादी के 75 साल में कि देश भर से विधायक जो हैं अक्रॉस द पार्टी लाइंस वो एक साथ आए, और जैसे कि आपने कहा स्त्री सशक्तिकरण या जो भी सारे मुद्दे हैं उन पे काम करने की या चर्चा करने का ये पहला ही मौका था। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को आप कैसे देखती हैं? NLC भारत बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अबाउ पॉलिटिक्स ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ तो एजेंडा ऐसा रहता है कि जिसके बारे में हम काम करने वाले हैं। अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस के साथ में भी जुड़ी हूँ, हमारी जो संस्था है स्त्री आधार केंद्र जी, जिसका मैं 30 साल में ही फाउंडर हूँ। तो हम जो काम करते हो तो उसमें हम जब काम करते तो 189 देशों के प्रतिनिधि होते हैं, फिर भी एक कॉमन मुद्दा बनता है, कॉमन एजेंडा होता है, एक एग्रीड कंक्लूजन्स होते हैं, और हर साल में बहुत 6-6 महीना उस पर बात होकर उसके बाद में वो एग्रीड कंक्लूजन्स को अंतिम रूप दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर स्टेट से आने वाले जो लोग हैं, विधायक हैं, उनके साथ में मिल के डिस्कशन होकर एजेंडा बनाए जाए, पॉलिसी लेवल पे वो बात पहुँचे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू ताई, आपने राज्य महिला आयोग या दहेज उन्मूलन समिति के साथ भी काम किया, और ऐसे कहीं जो महिलाओं की कमेटी होती है उस पर आपने काम किया। स्त्री सशक्तिकरण में कार्यरत हैं, उसी के लिए आप जानी जाती है। तो हमारे युवाओं को या जो अगली बैच आ रही है या जो भी लीडरशिप आज देश में बन रही है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मुझे लगता है G20 में जो महिला सक्षमीकरण के बारे में मुद्दे थे, उन मुद्दों को सामने रखते हुए SDGs में महिला सशक्तिकरण के जो मुद्दे हैं उसका बारे में पढ़ना और उसको प्रत्यक्ष में लाना जरूरी है। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ताई। तो ये थी हमारे साथ नीलम गोरे जी।